यस, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि आपको मज़ा आया होगा पढ़ के। और अब ये चैप्टर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो बहुत ईमानदारी से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ने की ज़रूरत है, तभी जाके आप इस चैप्टर के क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर है ये, आप छोड़ नहीं सकते इस चैप्टर को अगर आपको औरों से आगे निकलना है तो। अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम समझना है तो आपको इस चैप्टर समझना पड़ेगा, तब जाके आयनिक इक्विलिब्रियम समझ में आएगा हमें। यस, तो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस चैप्टर का अब जो बैकबोन है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो यूँ मान लेना बेटा ये चैप्टर में आप बहुत आगे निकल चुके हो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बेटा? उसके लिए लेट्स से मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूँ, एक रिएक्शन लिख लेता हूँ और इस रिएक्शन में मैं तुमसे 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। तो मैंने एक रिएक्शन लिख ली क्योंकि हम अब रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, तो अब ये पूरा चैप्टर रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर शिफ्ट हो चुका है बेटा। तो अब हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही जानना है। मैंने एक जनरल रिएक्शन लिख ली। हमारे पास ए कोई रिएक्टेंट है, बी कोई रिएक्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, और फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसका मतलब मैं फॉरवर्ड रिएक्शन को लिखना चाहूँ बेटा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें से मैं सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा, अभी ओनली एंड ओनली मैं फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहा हूँ। कौन सी रिएक्शन लिख रहा हूँ? फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा तो मुझे पता है ए और ए आपस में मिलकर, मतलब बी और बी स्मॉल बी बेटा, ये ए और ए बोल रहा हूँ मतलब ए स्मॉल, ए मतलब कोफिशिएंट और ए कैपिटल ए मतलब रिएक्टेंट, इनकी बात हो रही है। ए प्लस बी गिव्स, बताओ क्या देंगे वो? सी प्लस डी, सी प्लस डी। यस, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। डन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर मैं देखूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट कौन है? ए है और बी है। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा? सी प्रोडक्ट बनाएंगे और डी प्रोडक्ट बनाएंगे। यस, इसी तरह से सर क्या बैकवर्ड रिएक्शन भी देखी जा सकती है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल देखी जा सकती है। देखो, बैकवर्ड रिएक्शन देखोगे तो इसका मतलब अब ये रिएक्ट करेंगे और ये रिएक्ट करके और क्या बना रहे होंगे बेटा? ये बना रहे होंगे ए और बी बना रहे होंगे। इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन में तो सी प्लस डी, मतलब सी और डी ये रिएक्टेंट बन चुके हैं बेटा। क्या बन चुके हैं? रिएक्टेंट बन चुके हैं। तो अब मैं अगर बैकवर्ड रिएक्शन लिखूंगा तो क्या सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, सी और डी, बताओ क्या बनाएंगे? ए प्लस बी। ये बैकवर्ड रिएक्शन लिख ली हमने। क्या लिख ली बेटा? बैकवर्ड रिएक्शन। ओ माय गॉड, तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखा बेटा क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन में तो ये रिएक्टेंट होते हैं ए और बी क्या होते हैं? रिएक्टेंट इन फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन बैकवर्ड में रिएक्टेंट हमारे पास सी और डी बन जाते हैं। बैकवर्ड में हमारे पास रिएक्टेंट कौन बन जाते हैं? सी और डी। मतलब जब मैं बैकवर्ड रिएक्शन देख रहा हूं तो उस टाइम पर रिएक्टेंट कौन है? सी और डी हैं। और जब मैं बैकवर्ड रिएक्शन देख रहा हूं तो उस टाइम प्रोडक्ट कौन है? उस टाइम प्रोडक्ट है ए और बी। इसी तरह जब मैं फॉरवर्ड रिएक्शन देख रहा हूं तो रिएक्टेंट कौन है? ए और बी। रिएक्टेंट कौन है? ए और बी। और प्रोडक्ट कौन है उस टाइम पर? सी और डी। यस यस, आई थिंक ये बात बहुत क्लियर है आपको। और ये बात बहुत क्लियर है तो लॉ ऑफ मास एक्शन की हम बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन की हम बात कर लेते हैं बेटा। किसकी बात कर लेते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बताओ क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन यूं कहता है, जो भी हमारे पास रिएक्शन है उस रिएक्शन की रेट, स्पीड, उस रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है ऑन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ऑन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अभी एक्टिव मास क्या होता है सर जी? ये समझ में आएगा बेटा, सब समझ में आ जाएगा। बस
एक बार सुनते रहो सारी बातें, सीक्वेंस में सुनते रहो। नोट्स कैसे बनाने वो बताऊंगा, अभी सुनो पहले एक बार। डिपेंड ऑन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब अगर मुझे जब फॉरवर्ड रिएक्शन देखनी है तो रेट डिपेंड करेगी रिएक्टेंट के एक्टिव मास, मतलब एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी। अगर मैं बैकवर्ड की रिएक्शन देखने जाऊंगा तो रेट डिपेंड करेगी एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी। यस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यस, ये बात क्लियर है। यस, अगर ये बात क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, उसने क्या कहा, उसने कहा, किसने, लो ऑफ मास सेक्शन ने। लो ऑफ मास सेक्शन गुलबर्ग और वागे दो बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट थे, उनकी बात करेंगे जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। यस, गुलबर्ग और वागे की बातें आएंगे बेटा, अरेनियस के बाद फिर हम बात करेंगे। गुलबर्ग और वागे की बात करते हैं हम। तो गुलबर्ग और वागे की जब हम बात करते हैं, यस, तो उन्होंने क्या कहा, दो साइंटिस्ट थे। यस, तो उन्होंने कहा कि रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी, इस रिएक्शन के लिए बोल रहा हूं, मतलब रिएक्टेंट के एक्टिव मास, किसके बेटा, रिएक्टेंट के एक्टिव मास। रिएक्टेंट को मैं R1 और R2 बोल दूं, एक रिएक्टेंट R1 है, एक R2, मैंने लेट से ऐसे बोल दिया। तो उसने कहा कि अगर किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं तो इनके एक्टिव मास की मल्टीप्लाई कर देंगे और इनके एक्टिव मास की ना पावर में उनके रेस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, रेस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब जैसे मान लो हमने इसको आर ए बोला तो R1 की जगह मैं ए लिख लेता हूँ बेटा, क्या, एक्टिव मास ऑफ ए, क्या लिख लेता हूँ, एक्टिव मास ऑफ ए। तो एक्टिव मास ऑफ ए को मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए लिख रहा हूँ ए, मतलब ये क्या है, एक्टिव मास ऑफ ए है। क्या है बेटा, एक्टिव मास ऑफ ए, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्टिव मास ऑफ बी से, एक्टिव मास ऑफ बी से, ठीक है। और इसकी पावर में आएगा स्मॉल ए स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका रेस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए, और इसकी पावर में आएगा इसका रेस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी। यस, यस, डन, ठीक है। एक बार मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ, डोंट वरी बेटा, मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ, घबराओ मत। यस, अगले पेज पर लिख देता हूँ। लेट्स से हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमें पता है ए प्लस बी क्या बना रहा था, सी और सी और डी। यस, तो अब हमें पता है रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, मतलब रेट है वो इनके एक्टिव मास पर डिपेंड करेगी, इनके एक्टिव मास पर वो डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है बेटा, ठीक है। सिर्फ किसके एक्टिव मास पर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट के एक्टिव मास पर डिपेंड करेगी। फिर अगली बात क्या है, रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो क्या मैं फॉरवर्ड लिख लूँ, आर फॉरवर्ड मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ ए का प्रोडक्ट किसके साथ, एक्टिव मास ऑफ बी का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक्टिव मास ऑफ ए की मल्टीप्लाई किससे करनी है, एक्टिव मास ऑफ बी की मल्टीप्लाई की एक्टिव मास ऑफ बी से मल्टीप्लाई करनी है। यस, लेकिन बात अभी बनी नहीं, इसकी पावर में, इनकी पावर में इनके रेस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आएंगे रेस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब एक्टिव मास ऑफ ए की पावर में कौन आएगा, स्मॉल ए, और एक्टिव मास ऑफ बी की पावर में आएगा स्मॉल बी। यस, ये है बेटा, ये है कौन, लॉ ऑफ मास एक्शन। कौन है बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन। यस, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लें। इसी तरह से मुझे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए और बता दो, शाबाश, मुझे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए और बता दो, एक आधा पेज और ऐड कर लेते हैं। यस, एक आधे पेज और ऐड कर लेते हैं बेटा, पहले पेज ऐड कर लेते हैं 3-4, ताकि हम बात कर पाएँ ढंग से, ठीक है। इसी तरह से एक्टिव मास ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए और बता दो बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन में बताओ क्या बनेगा अपने पास। बैकवर्ड रिएक्शन में अलग कलर से लिख लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे बेटा, कन्फ्यूजन तो है ही नहीं सर, बहुत सिंपल बातें चल रही हैं, तो ठीक है, बहुत सिंपल बातें चल रही हैं, और मेरा दिमाग है ना वो बहुत शार्प है, एक बार में ही सारी बातें समझ लेता है सर मेरा दिमाग। अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। यस, मैंने बैकवर्ड रिएक्शन लिख लिया, बैकवर्ड रिएक्शन लिख ली है, इसका मतलब अब रिएक्टेंट कौन है, अब रिएक्टेंट हमारे पास सी है और डी है। यस, तो बताओ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को मैं आर बी लिख लूँ, आर बी, ठीक है, आर मतलब रेट और बी मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट कौन है इधर, सी और डी, सी और डी, तो क्या एक्टिव मास ऑफ सी लिख लूँ इनटू एक्टिव मास ऑफ डी लिख लूँ, और इनकी मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास रेज टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट।
रेज टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब सी के रेस्पेक्ट में स्मॉल सी आ जाएगा पावर में, और डी के रेस्पेक्ट में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है पावर में, वो कौन बन जाएगा? स्मॉल डी बन जाएगा बेटा। कौन बन जाएगा? स्मॉल डी। यस। तो क्या हम एक्टिव मास से क्या हम एक्टिव मास से क्या हम एक्टिव मास से लॉ ऑफ मास एक्शन लिख सकते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यस। तो अब हमें एक बात समझ में आ चुकी है, अब हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि अगर मान लो मुझे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसके लिए मैं बताऊँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए, एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। यस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है बेटा? इसको अगर इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? यस। और वो कांस्टेंट स्मॉल के से दिखाते हैं, और एफ लिखा है तो फॉरवर्ड के लिए हमने के एफ लिख दिया, और ये एज इट इज़ है हमारे पास, ये एज इट इज़ है। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया है, हमने सिर्फ क्या किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है प्रोपोर्शनैलिटी को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। मतलब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको इक्वल करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? यस, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ चुका है, और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन है? स्मॉल के है बेटा। कौन है? स्मॉल के है, स्मॉल के। और एफ किसके लिए लिखा है? एफ लिखा है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। एफ किसके लिए लिखा है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। यस। तो ये जो के एफ है, ये जो अपने पास के एफ है, ये जो के एफ है, इस के एफ को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। डन। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। इसी तरह से इस रिएक्शन के लिए जो ऊपर जो हमारे पास रिएक्शन है, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या इसी रिएक्शन के लिए हम आर बी भी लिखा जा सकता है? यस, बिल्कुल लिखा सकता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट बताओ क्या हो जाएगी बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट कौन होंगे? सी और डी। तो बताओ एक्टिव मास ऑफ सी की पावर स्मॉल सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी की पावर स्मॉल डी। यस, हाँ या ना? ठीक है, इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो बताओ बेटा, इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? यस। और कांस्टेंट का नाम और बता दो तुम मुझे, कांस्टेंट का नाम और बता दो तुम मुझे, कांस्टेंट का नाम और बता दो तुम, कांस्टेंट का नाम बताओ क्या आएगा? कांस्टेंट का नाम क्या आएगा? तुम्हें पता है क्या आएगा? बताओ। कांस्टेंट का नाम अपने पास आएगा रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यस। तो बताओ आर बी इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा? आर बी इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा? आर बी इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा बेटा? के बी इंटू एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी की पावर स्मॉल डी। यस, डन। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दी, इक्वेशन नंबर 2 बोल दी। और मुझे बताओ एक्टिव मास, ये ए सी क्या है? ए सी क्या है? ए सी, ए सी एक्टिव मास ऑफ सी है। ए डी क्या है बेटा? एक्टिव मास ऑफ डी है। ये सारी बातें लिख लेंगे, टेंशन मत लो तुम। यस। और के बी क्या है? के बी है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यस, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ यहाँ तक। यस, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ यहाँ तक। अब तुम्हें पता है बेटा, इक्विलिब्रियम पर रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड इक्वल हो जाती हैं। तो बताओ एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, बताओ। वी नो दैट, बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाती है बेटा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती कि नहीं हो जाती? यस। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, ये रही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वेशन नंबर 1 से लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? यस, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वेशन 1 से लिख लेंगे और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वेशन 2 से लिख लेंगे। डन। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और वहीं पर कॉपी करके और वहीं पर पेस्ट करके और यहीं से डाटा हम एज इट इज, एज इट इज उठा लेंगे, एज इट इज उठा लेंगे, एज इट इज उठा लेंगे। हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है बेटा? क्या पता है बेटा? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ।
इसको भी क्या कर देता हूँ, डिलीट। यस, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इसको भी क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यस, और अब तुम्हारे पास 1b है, 2b है, रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड दोनों इक्वल हैं। तो दोनों इक्वल हैं तो क्या दोनों को इक्वल कर दें, दोनों को इक्वल कर दें, और ये हो गया बेटा रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड डिलीट। यस, यस सर, इतनी देर में तो लिख ही देते आप। बात तो ठीक है बेटा, बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। रेट फॉरवर्ड है, रेट ऑफ फॉरवर्ड है, रेट ऑफ फॉरवर्ड उसकी वैल्यू ये रही, ये रही। और रेट ऑफ बैकवर्ड है, उसकी वैल्यू ये रही इक्वेशन 2 से, और ये इक्वेशन 1 से। ओ माय गॉड, यस यस यस, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड कर लो बेटा, इसको यहाँ ले आओ और इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। यस, बताओ क्या बना, बताओ क्या बना। के फॉरवर्ड अपॉन के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इज इक्वल टू, लिखो, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इज इक्वल टू, बताओ क्या बना, एक्टिव मास ऑफ सी की पावर सी अपॉन एक्टिव मास ऑफ बी की पावर बी, सॉरी डी की पावर डी, डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ ए की पावर स्मॉल ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। यस यस यस, बिल्कुल सही है बेटा। के फॉरवर्ड अपॉन में के बैकवर्ड, ये कौन है बेटा, ये कौन है, ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। यस, और के बी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यस, इन दोनों रेट कांस्टेंट का जो रेशियो है उसे ही हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट का रेशियो किससे लिया जाए, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट से जब लिया जाए तो उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो क्या क्या हम अगले स्टेप में यूँ लिख सकते हैं कि इन के एफ अपॉन के बी को हम क्या कहते हैं बेटा, के एफ अपॉन के बी को हम क्या कहते हैं, के एफ अपॉन के बी को हम क्या कहते हैं, के एफ अपॉन के बी को ही हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या यूँ लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस। यस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस, डन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास आ चुका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिजल्ट, ठीक है। तो अब नीचे क्या लिखेंगे, वेर ए, बताओ बेटा यहाँ पर वेर 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 डिफाइन करो अब ये सारी बातें। वेर ए क्या है, एक्टिव मास ऑफ ए, क्या है, एक्टिव मास ऑफ ए, ठीक है। ए बी क्या है बेटा, एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ बी। यस, ए सी क्या है, एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ सी। और ए डी क्या है, एक्टिव मास ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ डी। यस, डन। और के इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, के इक्विलिब्रियम है, के इक्विलिब्रियम है, के इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। यस, एक एक करके लिखते हैं, फिर एक्टिव मास के बारे में बात करेंगे, एक्टिव मास क्या होता है। यस बेटा, चलो लिखना शुरू करते हैं। यस, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालो, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डन। अब तुम्हें पता है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा था, रेट है वो डिपेंड करती है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स पर, ठीक है। तो सबसे पहले वही लाइन लिखी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन इट। यस, डन, ठीक है। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यस, डन। तो यहां तक कर लिया बेटा तुमने। फिर अगला इसके आगे लिखो, लेट्स कंसीडर, इसके आगे लिखो, लेट्स कंसीडर, लेट्स कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ए रिवर्सिबल रिएक्शन, लेट्स कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं। क्या है बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी सी प्लस डी और डी। डन, ठीक है। और इस रिएक्शन में
तुम्हें पता है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमने क्या रेट डिफाइन कर दी, आर एफ है, और बैकवर्ड के लिए क्या है बेटा, रेट आर बी है। फिर आगे क्या लिखोगे, आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ, एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए, एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। यस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। डन। इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया बेटा, लिख दो फटाफट। वेयर के एफ इज, वेयर के एफ बताओ क्या है बेटा, के एफ है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। डन। के एफ क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो बताओ आर बी क्या हो जाएगा, सिमिलरली 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 बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट डिफाइन करो बेटा, आर बी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ, एक्टिव मास ऑफ सी रेज टू पावर स्मॉल सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी रेज टू पावर स्मॉल डी। इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो बताओ रेट कांस्टेंट आ जाएगा के बी इंटू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी की पावर स्मॉल डी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 वेयर के बी इज रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लिखना बेटा ये एज इट इज लिखना है, वेयर के बी इज, सॉरी स्मॉल के बी इज रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। डन। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से। डन। फिर उसके बाद बताओ एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम बताओ क्या हो जाएगा, आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू आर बैकवर्ड हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट आर एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बी होता है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, बताओ बेटा, बताओ क्या पता चल जाएगा तुम्हें, बताओ। आर एफ क्या था, आर एफ था के एफ इंटू ए की पावर स्मॉल ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर स्मॉल बी, सॉरी। आर बी बताओ क्या था बेटा, आर बी था के बी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड इंटू एक्टिव मास ऑफ सी की पावर स्मॉल सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी की पावर स्मॉल डी। डन। अब यहाँ से के एफ बाई के बी निकाल लो, के एफ बाई के बी बताओ क्या हो जाएगा, के एफ बाई के बी क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिव मास ऑफ सी रेज टू पावर स्मॉल सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी रेज टू पावर स्मॉल डी। यस, एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए, एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। यस, यस ये आ गया बेटा। और के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं अगली लाइन में, हम अगली लाइन में लिख सकते हैं के एफ इज इक्वल टू दिस। इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी रेशियो को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, के एफ अपॉन के बी के रेशियो क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी रेज टू पावर स्मॉल सी अपॉन में एक्टिव मास ऑफ इंटू एक्टिव मास ऑफ डी रेज टू पावर डी अपॉन में एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को एक बार मैं रिएक्शन के साथ फिर जोड़ना चाहूँगा ताकि अब तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाए क्या करना होता है। यस, हमारी रिएक्शन क्या थी बेटा, हमारी बस यहीं तक लिखना बेटा, यहीं तक लिखना है, फिर उसके बाद में बताऊंगा अभी क्या लिखना है। ठीक है, एक बार कर ही लो, एक बार कर लो, पहले डिफाइन कर लो फिर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे एक दो बातें और लिख दो। वेयर ए इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए बी बताओ क्या लिख दोगे, एक्टिव मास ऑफ बी, ए सी क्या लिख दोगे, एक्टिव मास ऑफ सी एंड ए डी बताओ क्या लिख दोगे,
एक्टिव मास ऑफ डी। एक्टिव मास क्या होता है ये तो बता दें। बताएंगे बेटा, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, ये भी बताएंगे। रुक जाओ थोड़ी देर, कई देर हो गई एक्टिव मास की बातें चलते हुए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बात करेंगे। ठीक है, एंड के इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन। यस, ठीक है बेटा, तो इतनी बात तुमने लिख ली होगी, इतनी बात तुमने लिख ली होगी। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आया है स्टार वाला, तो इसे हम डायरेक्ट लिखना भी सीखेंगे। अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार थोड़े ना करेंगे, हम डायरेक्ट लिखना सीखेंगे और डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। यस, अब अगला टॉपिक वही है एक्चुअली। ठीक है, तो अब हम बात करें तो बताओ, अगली बात बताओ क्या करोगे, अगली बात बताओ क्या लिखने वाले हो तुम, इसके जस्ट बाद तुम क्या लिखोगे, इसके जस्ट बाद तुम लिखोगे एक्टिव मास क्या होता है। चलो एक बार ये भी बात खत्म ही कर देते हैं। एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास क्या होता है। डन, एक्टिव मास क्या होता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से बात करना चाहता हूं बेटा। एक एग्जांपल हम यूं लेते हैं, लेट से मान लो तुम मूंगफली लेके आए मार्केट से, में गए और मार्केट में तुमने 1 kg मूंगफली ले ली, और 1 kg मूंगफली ले ली सर्दियों के टाइम में, तो उसके ऊपर जो छिलका होता है उसका भी मांस आया होगा, उसके अंदर छिलके का मांस भी आया होगा। सही बात है कि नहीं है, मूंगफली के ऊपर एक छिलका होता है उसका भी मांस आया होगा। ठीक है, और फिर तुम जब उसको खाओगे तो क्या तुमने 1 kg मूंगफली खाई है, या उसका छिलका तुमने पहले अलग कर लिया है, और फिर उसके बाद जो मूंगफली के अंदर, जो मूंगफली के अंदर थे, छिलके के अंदर जो मूंगफली थी वो अकेली खाई है या छिलके के साथ खा ली। तो तुम कहोगे सर छिलका कौन खाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, छिलका कौन खाता है। तो मैं तुमसे यूं पूछ रहा हूं कि बताओ, क्या तुमने 1 किलो मूंगफली खाई या कुछ अलग खाई। तुम कहोगे अलग खाई, कि 200 ग्राम 300 ग्राम छिलके हैं, मान लो हमने 500 ग्राम छिलके मान लिए, तो हमने 500 ग्राम मूंगफली ही खाई होगी। तो हम देखें तो क्या तुमने 1 किलोग्राम लिया था वो पूरा यूज हुआ, या उसमें से कुछ पार्ट ही यूज हुआ है, कुछ ही यूज हुआ है। यही काम होता है रिएक्शन में भी। तो अगर मान लो रिएक्शन में हमने कोई एक सब्सटेंस ले लिया, लेट से हमारे पास ये एक सब्सटेंस है और ये कोई दूसरा सब्सटेंस है बेटा, ये कोई दूसरा सब्सटेंस है, तो इस सब्सटेंस का कितना पार्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन के अंदर। पूरा नहीं कर रहा होगा, पूरा भी कर सकता है ओबियसली। ठीक है, तो पूरा कर ले तो अच्छी बात है। ठीक है, और ये पूरा होता है बेटा इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, लेकिन जनरली हम जब बात करते हैं एक्टिव मास की, तो अब पूरा कर जाए तो और भी अच्छी बात है, तो पूरे की बात कर लेंगे। लेकिन पूरा नहीं करता तो हो सकता है कि इसमें से कुछ फ्रैक्शन ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। यस, कुछ फ्रैक्शन ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। हो सकता है इतने ने पार्टिसिपेट किया हो एक्टिवली रिएक्शन के अंदर, ठीक है, बाकी ने ना किया हो। इसी तरह से इसमें से इतने ने किया, हो सकता है बाकी ने ना किया हो। तो इनको बोलते हैं एक्टिव मास। क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में एक्टिव मास है नहीं। हम हमारे सिलेबस के हिसाब से एक्टिव मास होता है उसको हम मोलैरिटी मान सकते हैं बेटा। क्या मान सकते हैं, मोलैरिटी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, मोलैरिटी मान सकते हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, मोलैरिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। यस, क्लियर है ये बात। डन, तो एक्टिव मास हेडिंग डालो और 2 लाइनें लिखो इसके नीचे। 2 लाइनें लिखो बेटा, 2 लाइनें लिखो। मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट that actively participate in the reaction, actively participate in the reaction, in the reaction is called its active mass, is called its active mass। ठीक है, अगला अगला पॉइंट बना के लिखो बेटा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोलैरिटी और पार्शियल प्रेशर।
गैसेज होंगी तो पार्शियल प्रेशर से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर लिक्विड्स मतलब एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर लिक्विड सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर मोलैरिटी से हम डिफाइन करेंगे। डन। तो अगर मान लो मुझे अब एक्टिव मास ऑफ ए बताना है, क्या बताना बेटा, एक्टिव मास ऑफ ए बताना है, तो मैं एक्टिव मास ऑफ ए अगर बताना है तो एक्टिव मास ऑफ ए, ठीक है, तो हम ए लिख रहे थे, तो इसको हम मान सकते हैं कि एक्चुअली मोलैरिटी ऑफ ए के बराबर है। ठीक है, तो तुम्हें पता है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और ए लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मोलैरिटी ऑफ ए की बात कर रहे हैं। डन। तो ये जहां भी लिखेंगे इसका मतलब मोलैरिटी ऑफ ए की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है, मोलैरिटी ऑफ ए। अगर मान लो यही गैस होता, क्या होता बेटा, गैस होता, तो गैस होता तो जो एक्टिव मास ऑफ ए है इसको हम बोल रहे होते पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अगर एक से ज़्यादा गैसियस कंपोनेंट है तो। और अगर अकेला गैसियस कंपोनेंट है तो प्रेशर ऑफ ए, मतलब दिखाएंगे पी ए से ही। अगर एक कंपोनेंट है तो हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ ए, और एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो जाते हैं तो फिर हम बोलने के अंदर फिर बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। गैसियस कंपोनेंट की बात हो रही है बेटा। अगर एक गैसियस कंपोनेंट है, फिर बोलता हूँ मैं, लाइन ढंग से सुनना, अगर एक गैसियस कंपोनेंट है पूरी रिएक्शन में, ओनली वन गैस का कंपोनेंट है, तो हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ ए। और एक से ज़्यादा गैस के कंपोनेंट हैं तो उस टाइम पे इसी पीए को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। यस, सिर्फ वर्ड्स की बातें हैं, वर्ड्स में क्या बोला जाता है वो बात बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं बता रहा मैं। ठीक है, धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होंगी, बस तुम जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखते जाओ। ठीक है, तुमने ये बात लिख दी होगी। यस, इतनी बात लिख दी, इतनी बात लिख दी, फिर उसके बाद में तुम ये लिख दो, नीचे ये लिख दो एक्टिव, नीचे ये लिख दो बेटा, फॉर ए रिएजेंट ए लिख दो, हटा देता हूँ इसको मैं। लिखो फॉर ए रिएजेंट ए, फॉर ए reagent A, for a reagent A, active mass of A can be represented by ये बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A। यस, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A। डन, डन, ये लिख दिया। वेर, बताओ वेर, ए क्या है, ए है मोलैरिटी ऑफ ए, मोलैरिटी ऑफ ए। यस, लिखने का काम थोड़ा ज़्यादा हो गया बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यस, यस, फाइनली 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 हम पहुंच चुके हैं हमारे सिलेबस में। जहां भी एक्टिव मास होगा, जहां भी एक्टिव मास होगा, तो तुम्हें एक्टिव मास को रिप्लेस कर देना है किससे, या तो मोलैरिटी ऑफ ए से, और या तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए से, या तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए से। ठीक है, तो फिर अगला पॉइंट यूं बना के लिख दो, फॉर गैसियस कंपोनेंट, फॉर गैसियस कंपोनेंट, फॉर गैसियस कंपोनेंट, एक्टिव मास ऑफ ए may be represented by PA। PA से रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक्टिव मास को। एक्टिव मास ऑफ ए मे बी रिप्रेजेंटेड बाय PA। PA क्या है बेटा, PA क्या है बताओ, PA क्या है, PA तो वो बोलते हैं कुछ जो नीचे काम करता है, IAS ऑफिसर के नीचे काम करता है, मंत्री के नीचे काम करता है, उसको तो PA बोलते हैं शायद, बोलते होंगे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बोलते होंगे। यस, पर वो PA नहीं है ये। यस, PA क्या है बताओ, PA, PA है, PA है, PA है या तो पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। डन। और या क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ ए। प्रेशर ऑफ ए कब बोलेंगे, जब पूरी रिएक्शन में एक ही गैस का कंपोनेंट है और वो ए है, और जब एक से ज्यादा गैस के कंपोनेंट हैं तो फिर पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। यस, फाइनली कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करते हैं फाइनली। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं बेटा इस बात को। ठीक है, तो हमारे पास एक रिएक्शन थी, यहाँ तक लिख लेना बेटा, यहाँ तक लिखना है तुम्हें। अब थोड़ी देर 1 मिनट रुकना, फिर लिखवाऊंगा दोबारा। यस, फिर दोबारा लिखवाऊंगा। यस, तो अब तुम्हारे पास एक, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास रिएक्शन थी, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी,
सी प्लस डी, ये रिएक्शन थी बेटा। इसके लिए तुम के इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे? के इक्विलिब्रियम तुम्हें लिखना है, सीधा सीधा लिखना है के इक्विलिब्रियम। के फॉरवर्ड अपन के बैकवर्ड का ज़्यादा रोल नहीं है अब अपना, ठीक है, तो वो नहीं लिखेंगे, अपन सीधा लिखेंगे जो प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट कौन दिखे तुम्हें? सी और डी, तो एक्टिव मास ऑफ सी लिखो इंटू एक्टिव मास ऑफ डी लिखो, उसकी पावर स्मॉल सी कर दो और इसकी पावर स्मॉल डी कर दो, डिवाइड कर देना बेटा, डिवाइड कर देना। और अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, बताओ क्या? एक्टिव मास ऑफ ए लिख दो, रेज टू पावर स्मॉल ए लिख दो, एक्टिव मास ऑफ बी लिख दो, रेज टू पावर स्मॉल बी लिख दो। यस, ऐसे ही करना है क्या सर? यस, बिल्कुल ऐसे ही करना है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ओह माय गॉड, यस, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है बेटा, बिल्कुल इजी है। यस, तो के इक्विलिब्रियम लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? के इक्विलिब्रियम बताओ क्या बन गया? के इक्विलिब्रियम बन चुका है क्या? एक्टिव मास ऑफ सी रेज टू पावर स्मॉल सी। इसी तरह से बताओ एक्टिव मास ऑफ डी, मतलब जो तुम्हें प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना वो ऊपर आने चाहिए बेटा, ऊपर आने चाहिए, और जो रिएक्टेंट दिख रहे हैं ना वो नीचे। बस अब ये तुम्हें डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। कहाँ से आया वो हमने पूरा डिराइव किया है, पूरा डिराइव किया है, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस के लिए अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें भी क्या? हम लिखें भी क्या? डन। अब मुझे बताओ क्या हम इस ए सी को और ए डी को क्या कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो बताओ क्या हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? क्या इस एक्सप्रेशन को यूँ लिखा जा सकता है? ए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, बताओ ए सी को क्या लिख सकते हैं? एक्टिव मास ऑफ सी को क्या लिख सकते हैं? सी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर स्मॉल सी, डन, इनटू डी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर स्मॉल डी। यस, एक्टिव मास ऑफ डी को क्या लिख दिया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी लिख दिया। एक्टिव मास ऑफ सी को क्या लिख दिया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी लिख दिया। यस, डिवाइड बाई, डिवाइड बाई बताओ बेटा। एक्टिव मास ऑफ ए को क्या लिख दिया? ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्मॉल ए। एक्टिव मास ऑफ बी को क्या लिख दिया? बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर स्मॉल बी। यस, यस, यस। फाइनली, फाइनली हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया है। यस, तो नीचे लिख देना बेटा। अब नीचे क्या लिखोगे? फॉर गिवन रिएक्शन, फॉर गिवन रिएक्शन, और ये रिएक्शन लिख दो और के इक्विलिब्रियम लिख दो और बस। ठीक है बेटा, आज बस यहीं तक रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि लिखने का काम थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, कल मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और कल मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट है बेटा, कल आने वाले 2 दिन में, आने वाले 2 दिन में इस चैप्टर के जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आने वाले 2 दिन में कवर हो जाएंगे। तो 2 दिन बहुत क्रूशियल हैं, यहाँ तक आप रिवाइज़ करो 3-4 बार, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 1-2 बार वीडियो देखो, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, डाउट रह जाती है, तो बेटा मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू, ठीक है। आप मैसेज कर दो, नो प्रॉब्लम। आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि सर ये ऐसे हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये ऐसे हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो भी आप कह सकते हो ऑनेस्टली आप बता सकते हो। यस, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन बेटा, थैंक यू वेरी मच।